Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar Verma and you are watching GS Tales. ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। इसको शेयर भी करें और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी चीज़ें अच्छी बुरी लगती हों, कुछ अच्छा लगता हो, कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई टू इंक्लूड देम ऑन माई नेक्स्ट सेशंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अभी हाल ही में क्या हुआ, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पहले का है उसमें जो कुछ चीज़ें एम्बिगुअस हैं या कंफ्यूजिंग हैं उनको क्लियर किया जाएगा, क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे छूट दी जाएगी, कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस दी जाएंगी जिससे कि जो नेशनल इम्पोर्टेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है, उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके, अर्थात उनकी क्लियरेंस में ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है ये समस्या ना बन सके, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये दो चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट हैं। क्लैरिफाई इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ, ज़्यादा जो भी कन्फ्यूजन है, एम्बिग्विटी है, उसको क्लियर किया जाएगा। और नेशनल इम्पोर्टेंट के सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो कुछ एग्जाम्पशंस, कुछ छूट दी जाएंगी ताकि उन्हें आराम से कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। अब इसके चक्कर में जैसे ऑब्वियस सी बात है, पेड़ कटेंगे, ठीक है। अगर छूट मिलेगी प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए तो पेड़ कटेंगे तो उनको कंपनसेट करने का भी प्रावधान है, अर्थात जितना काटा जाएगा उसको कहीं ना कहीं और लगा के जो इकोसिस्टम का बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो खास बात है, यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेबिलिटी, मतलब कि ये सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था दोनों के लिए सेम तरीके से लागू होगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्था है तो वो अपना मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें पा जाएंगे, पेड़ पौधे काट लेंगे, लेकिन प्राइवेट को अलाउ नहीं करेंगे। दोनों के लिए लागू होंगी, ठीक है। दोनों को यही करना होगा, ट्रीज को लगाना होगा दूसरी जगहों पे कंपनसेट करने के लिए। व्हाट इज मुकुपिरना फोर्टीडेंटाटा, ठीक है। ये क्या हुआ, अब इस ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने, ठीक है, एक एंशियंट मार्सुपियल की खोज की, ठीक है। उसके साक्ष्य मिले, उसके एविडेंस मिले जो कि पहले अननोन था, जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। वो बहुत प्राचीन मार्सुपियल की एक जीव था जिसको नाम दिया गया है मुकुपिरना फोर्टीडेंटाटा, ठीक है। मार्सुपियल क्या होते हैं, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जब कहीं भी जाती है उसको बोलते हैं कंगारुओं की टीम, कंगारू ने ऐसा खेला वैसा खेला, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कंगारू ऑस्ट्रेलिया सिनोनिमसली यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मार्सुपियल स्पीसीज होते हैं ये कंगारू नुमा होते हैं, ठीक है। कंगारू नुमा मतलब क्या, उनके अंदर एक खास तरीके की थैली वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। थैली वाला ये जो आप देख सकते हैं जिसमें वो अपने बच्चे को रखते हैं जब तक वो ठीक ठाक बड़ा ना हो जाए, सबके पास होता है ऐसे, ठीक है। ये जो ऐसे मार्सुपियल टाइप जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं ना, उनके पास एक छोटा सा थैली टाइप स्ट्रक्चर होता है, खासतौर से फीमेल में, वो जो उसमें अपने बच्चों को रखते हैं जब तक वो बड़े ना हो जाए, उसको बोलते हैं मार्सुपियल टाइप स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो मुकुपिरना फोर्टीडेंटाटा है ये एक मार्सुपियल है, एंशियंट मार्सुपियल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने खोजा है, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल फोर्टीडेंटाटा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। आप कह सकते हैं कि ये अवेयरनेस डे या दिन वाले न्यूज़ कैसे आने लगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस 2 महीने, जैसे कि अगर आपका पेपर मई में है तो अप्रैल और मार्च के न्यूज़, सारी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीपीसीएस तो खास तौर से डेट दे के पूछता है कि खास फला अप्रैल को, फला मार्च को ये न्यूज़ थी, तो इसमें किससे संबंधित है, किस कंट्री से संबंधित है, वो चीज़ें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ऑटिज्म मतलब होता है ना जो मानसिक रूप से कुछ बच्चे प्रभावित होते हैं, ठीक है, मानसिक संतुलन उनका उतना बेहतर नहीं होता, उतना डेवलप नहीं होता दिमाग, तो वो ऑटिज्म से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका थीम है, जैसे अभी अगर आपको
मूवी याद हो, ये भी आई थी लाल सिंह चड्ढा करके, ठीक है। तो इसमें बोला जाता था कि उसका दिमाग अल्प विकसित है, तो सामान्य बच्चों की तरह नहीं था, ठीक है। इसका थीम क्या है? थीम है ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, उस अवधारणा को, उस धारा को बदलना, परिवर्तित करना, जिसमें कि कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन द पॉलिसी मेकिंग। तो उस अवधारणा को बदलना जिसमें कहा जाता है कि वो असाधारण है, असामान्य है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कमज़ोर हैं, जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को जनरली ये कहा जाता है, ठीक है। अगर आप लाल सिंह चड्ढा देखें तो उसमें भी उसकी जो मम्मी है, उसकी जो मदर है, वो लगातार इस बात से लड़ती रही, उसको समझाती रही, बेटा तू भी सभी के समान है, तू अब नॉर्मल नहीं है, तू भी नॉर्मल ही है, ठीक है। तो क्या पता उसी से प्रभावित होकर उसी मूवी को देख के इन लोगों ने इस बार थीम लिया हो कि इस नैरेटिव को चेंज करना है। कहाँ कहाँ, सब जगह, जहाँ भी हो, घर पे हो, काम पे हो, आर्ट्स के थ्रू, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर के थ्रू, पॉलिसी मेकिंग में, सब जगह इस नैरेटिव को चेंज करना और ये बताना सबको कि वो भी नॉर्मल ही होते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज उत्कल दिवस। उत्कल दिवस जैसे कि आपको पता है, अगर आप जनगण मन पढ़ते होंगे, द्राविड़ उत्कल बंग, उत्कल का मतलब होता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के एरिया। तो उड़ीसा डे को उत्कल दिवस भी बोला जाता है, जो कि 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल को फुल डे भी मनाया जाता है, लेकिन हार्डली एनी चांस कि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस को 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस खुशी में 1936 में, ठीक है, 1936 में उड़ीसा जो है ये बिहार और उड़ीसा प्रोविंस से निकल के बना था, ठीक है, एक सेपरेट स्टेट बना, ठीक है। तो इस खुशी में इसके फाउंडेशन दे के मौके पे समझ पे कह सकते हैं उत्कल दिवस मनाया जा सकता है, मनाया जाता है, ठीक है। नेवादो डेल रुइस वोल्केनो कोलंबिया में है, नेवादो डेल रुइस वोल्केनो कोलंबिया, ठीक है। ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि वोल्केनो का वहाँ पर उद्भव हुआ। ये है एक स्ट्रेटो वोल्केनो। ये याद करने वाली चीज़ है, खास तौर से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लोगों को जानना चाहिए। स्ट्रेटो वोल्केनो, जिसको कि कंपोजिट वोल्केनो भी कहते हैं। अभी मैं इस फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये स्ट्रेटो वोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, पहले जो लावा निकलता है वो बेस के पैरेलल ही थोड़ा थोड़ा ऐसे, ओके, बेस के पैरेलली ही मूव करता है यहाँ, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है ऐसे ऐसे तिरछा होता जाता, कोनिकल शेप बनाता है, कोनिकल शेप, ओके, कोनिकल शेप बनाता जाता है इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन दो तरीके से बन सकती है, एक तो ये ऐसे पैरेलल, कोई भी लावा ऐसे निकलेगा ऐसे पैरेलल तो टिक नहीं पाएगा, उसको तो गिरना ही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है किस तरीके से वो गिरता है। अगर वो इस तरीके से गिरता है जैसे कि यूं, ठीक है, एक होता है यूं, जैसे कि आपको प्रीवियस सेशंस में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। जब हवाई के वोल्केनोस को हम डिस्कस कर रहे थे तब बताया था कि वहाँ पर जो वोल्केनो था वो सील्ड वोल्केनो था, सील्ड, ठीक है। सील्ड का मतलब होता है ऐसे ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे हल्का कर्व लेके रहते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटो वोल्केनो होता है वो ऐसे एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन लेके आते हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे कोनिकल बनाते हैं, ठीक है, कोनिकल, जो कि ये वाला है, कोलंबिया वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, नेवादो डेल रुइस वोल्केनो, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ये जो ऐसे हल्का कर्वी होता है वो सील वोल्केनो होता है, और जो स्ट्रेट ऐसे होता है स्ट्रेटो वोल्केनो होता है, ठीक है। ये एंडीज माउंटेन पे पाया जाता है, ठीक है। एंडीज माउंटेन हो गया, कोलंबिया हो गया, कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा, बोगोटा होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि हमें थोड़ा साउथ अफ्रीका का जो मैप है उसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। जनरली अफ्रीका हो गया या साउथ अमेरिका, इनके मैप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, कुछ इस तरीके से भी कि आपको याद हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बोगोटा की बात हुई, कोलंबिया की बात हुई, ओके, कोलंबिया की बात हुई। तो ये जो है यहाँ पर नेवादा डेल रुइस वोल्केनो निकला है,
ठीक है। और कोलंबिया, ये जो लाइन चल रही है ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो है पास होता कोलंबिया से जाता है, ब्राज़ील से जाता है और इक्वाडोर से तो जाएगा ही जाएगा, इक्वाडोर से हर हाल में जाएगा, खाम खा जाएगा। क्यों? इक्वेटर और इक्वाडोर में कितना अंतर है, खाली डोर का ही तो अंतर है, डोर तो यही डोर घूम रही है, तो इक्वाडोर से तो इक्वेटर जरूर जाएगा, दोनों में सिमिलरिटी ही इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और कुल मिला के साउथ अमेरिका में 3 ही कंट्री ऐसी हैं जिनसे इक्वेटर पास होता है, तो ये कोलंबिया हो गया जिसकी कैपिटल बोगोटा है, ठीक है। और ये ब्राज़ील हो गया जिसकी की कैपिटल आपका ब्राज़ीलिया है, ओके, ब्राज़ीलिया। एंड इक्वाडोर होगा जिसकी की कैपिटल क्वेटो है, ओके। अब ये आप जान गए 3 चीज़ें कि इक्वेटर यहाँ 3 जगह से पास होता है। अभी कुछ चीज़ें हम और जानेंगे। एक है बोलीविया, ये है बोलीविया, और दूसरा है पराग्वे। ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की जो कि लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि जिनका कि समुद्र से एक्सेस ना हो, ठीक है, समुद्र से एक्सेस ना हो, इनकी बाउंड्री कहीं भी समुद्र से मिलती हुई आपको नज़र नहीं आएंगी, ओके। तो इसलिए ये लैंड लॉक्ड कही जाती हैं। अब कैसे ये आपको ये हमेशा तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील इधर से इसको प्रेस कर रहा है, ओके, इधर से प्रेस कर रहा है। ये पेरू पेर रहा है, पेरना का मतलब होता है जैसे आप सरसों पेराने जाते हैं ना, पेराई होती है, तेल निकलता है, उस तरीके से दबा रहा है। चिली इधर से मिर्च लगा रहा है इसको, ठीक है। अर्जेंटीना नीचे से संभाल रहा है, ओके। तो ये 4-5 कंट्रीज हैं इसको दबा रही हैं, बोलीविया को सब तरफ से, ठीक है। कह रही हैं कि और बोलीविया बोलबे अपने देहाती लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, जैसे किसी को रोकना है ना कुछ करने से, और बोल भी करते हैं ना, डांटते हैं उसको, तो बोलीविया को बोलने से ही मना कर दिया जा रहा है, अर्थात चुपचाप पड़े रहो जहाँ एक जगह पड़े हो, नहीं तो आपको दबा दिया जाएगा। तो दबा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सारे लोग इसको दबा दिए, इसलिए लैंड लॉक्ड है। अब ये लैंड लॉक्ड है, इसको इसने कहा हम ही अकेले क्यों दबें, हम पराग्वे को भी दबाएंगे। पराग्वे जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा है, पड़ा ही है, एक ऐसा गाय जो कि जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा ही है, ठीक है। तो सीधा साधा था, तो उसको बोलीविया ने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। तो ये दोनों लोग जो हैं अपना फंसे रह गए, बीच में ही फंसे रह गए, लैंड लॉक्ड हो गए, ठीक है। ये तो आपको लैंड लॉक्ड याद रखने की कहानी है। अभी दूसरी चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये पराग्वे, ठीक है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू एंड चिली, 5 कंट्रीज़ को टच करता है बोलीविया, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी चीज़ जो पराग्वे है, ठीक है, पराग्वे को अगर आप कहें तो पराग्वे ब्राज़ील, बोलीविया एंड अर्जेंटीना से 3 कंट्रीज़ को टच करता है। ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं। और दूसरी चीज़ याद करने वाली बात यह है कि पराग्वे और उरुग्वे 2 सिमिलर नेम वाले कंट्रीज़ हैं। तो इनमें नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्थ में है पराग्वे, ठीक है। पराग्वे क्या हुआ कि पराग्वे चुपचाप पड़ा था, एक ऐसा गाय जो पड़ा है, फिर क्या हुआ, उसका छोटा सा टुकड़ा टूट के नीचे गिर गया, ठीक है। नीचे गिर गया तो पराग्वे नीचे आ गया, अर्थात साउथ में आ गया। देख सकते हैं पराग्वे छोटा भी है, ठीक है, पराग्वे बड़ा है, उरुग्वे छोटा है। तो पराग्वे जहाँ पड़ा था वहाँ से टूट के एक टुकड़ा निकल गया, नीचे आ गया, वो उरुग्वे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि उरुग्वे जो है पराग्वे के साउथ में है, ओके। एक और जो चीज़ आपको यहाँ से बताना चाहिए वो दिख रहा है लेक टिटिकाका, ठीक है। ये है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका मतलब दुनिया की सबसे ऊंची मेजर वाटर बॉडी है, सबसे ऊंची मेजर वाटर बॉडी, ऐसी वाटर बॉडी जिसमें कि जो कि नेविगेबल है, ठीक है। नेविगेबल का मतलब जहाँ पर वो बोट वगैरह या छोटे मोटे शिप्स लगा के एक स्थान से दूसरे जगह स्थान तक मतलब ट्रेवल के लिए जाया जा सकता है, या फिर सामान ढुलाई के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो वो लेक टिटिकाका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची, ठीक है, वैसे तो और भी ऊंची लेक्स हैं, हिमालय में मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो नेविगेबल नहीं है,
तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। और दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है बोलीविया और पेरू से घिरा हुआ है, ठीक है। बोलीविया एंड पेरू, ये दो कंट्रीज को टच करता है लेक टिटिकाका। ओके, दुनिया की सबसे ऊंची मेजर वाटर बॉडी है जो कि नेविगेबल है, ठीक है, और बोलीविया और पेरू को टच करता है। अभी हम इसके फिजिकल पार्ट्स को भी थोड़ा और ध्यान से देखेंगे साउथ अमेरिका के, जैसे कि आपका आ जाता है एंडीज माउंटेन। एंडीज एक बहुत ही खास माउंटेन है, वो भी आपको पता चलेगा कैसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी 7000 किलोमीटर, ठीक है, 7000 किलोमीटर, ये जो ऐसे फैली नज़र आ रही है ना, पूरी साउथ अमेरिका के एकदम वेस्टर्न पार्ट में पूरा कवर किया है उसने। 7000 किलोमीटर है, दुनिया की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7 कंट्रीज को टच करती है, 7 कंट्रीज को टच करती है, ठीक है। और 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आप यहाँ से उसको देखेंगे। इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वो मैं बताऊँगा आपको। वेनेजुएला हो गया, ठीक है, वेनेजुएला आप देखें, एंड कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया भी आता है, चिली एंड अर्जेंटीना। ये 7 कंट्री जैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड चिली 7, ठीक है। 7 कंट्रीज को 7000 किलोमीटर लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज साउथ अमेरिका का जो है वो दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7 कंट्रीज को टच करता है, लेकिन ब्राज़ील को टच नहीं करता। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन उसको टच नहीं करता। ये आपको बहुत खास ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पर, ये 3 ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए, गुयाना बड़ी है, फिर उससे छोटी है सूरीनेम, फिर उससे भी छोटी है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच को भी छोटा सा पार्ट दे दिया गया है गुयाना का, तो इसीलिए उसको फ्रेंच गुयाना बोल दिए गए हैं। फ्रेंच गुयाना एक दूसरी कंट्री है, ठीक है, लेकिन साइज में अगर तीनों को देखा जाए तो गुयाना सबसे बड़ी, फिर सूरीनेम, फिर उसके बाद जो है फ्रेंच गुयाना। उसी हिसाब से ये लेफ़्ट टू राइट भी जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सबसे ऊपर गुयाना, फिर सूरीनेम, फिर जो है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, इस तरीके से। तो जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी वो तो हो गई। अभी हम फिजिकल फीचर्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि एंडीज़ का तो मैंने डिस्कस किया, 7000 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, 7 कंट्रीज को टच करते हुई। और अब उसमें है लेक टिटिकाका, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पेरू और बोलीविया को टच करता है, दुनिया की सबसे ऊंची जो है नेविगेबल मेजर वाटर बॉडी है, ठीक है। उसी में एक छोटा सा कुछ दिख रहा है, अल्टीप्लानो। अल्टीप्लानो एक प्लेट्यू है, ठीक है, उसी प्लेट्यू पे जो ये लेक टिटिकाका है, ओके। अल्टीप्लानो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, ठीक है। एंडीज प्लेट्यू का पार्ट है अल्टीप्लानो, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। तो आपको बताना ये है कि तो पहला सबसे ऊंचा प्लेट्यू दुनिया का कौन सा है, ओके। अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट कम्प्लीटली चिली के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये चिली का जो एरिया है वो यहाँ तक है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है, उसके अंदर ही आता है ये। तो अटाकामा डेजर्ट दुनिया का, इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत है कि दुनिया का सबसे सूखा, सबसे ड्राइएस्ट, सबसे शुष्क डेजर्ट है, मरुस्थल है, ठीक है। कंप्लीटली चिली के अंतर्गत आता है ये। और इसमें आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशियन है, राइट साइड में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ओके। एंडीज पर्वत श्रृंखला ऐसी है। तो फिर भी ये सबसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कैसे? जबकि इसके किनारे पे ही पूरा पानी पानी है, पानी पानी है, लेकिन इस पे पानी नहीं बरसता। इस पे इतना कम पानी बरसता है कि जो दोनों पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, उन दोनों पोल से भी कम पानी बरसता है। तो इसीलिए अगर कभी कभार इसमें पानी ठीक ठाक बरस जाता है ना, तो इसमें पिंक पिंक पेड़ पौधे छोटे छोटे निकल आते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब गुलाबी
मरुस्थल भी कहा जाने लगता है जब इसमें बारिश हो जाती है। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहीं पर एक खूबी और है इसकी। आप पैटागोनिया, पैटागोनिया अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। पैटागोनिया जो रीजन है, ठीक है, वो आपका चिली एंड अर्जेंटीना दोनों दोनों का पार्ट है। चिली में कम है, अर्जेंटीना में ज़्यादा है। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना काफ़ी बड़ी और लंबी कंट्री है, ठीक है, लेकिन वो दोनों का पार्ट है। और इसका जो पैटागोनिया का जो वेस्टर्न पार्ट, जो चिली वाला पार्ट है, उसमें आता है आपका ग्लेशियर्स, ठीक है, एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आते हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ग्लेशियर्स एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। और जो अर्जेंटीना वाला पार्ट है उसमें क्या है, ड्राई स्टेपीज आती हैं और पैम्पास देख सकते हैं आप, ठीक है, एंड फॉरेस्ट वगैरह वाला एरिया आता है, तो थोड़ा शुष्क इधर रहता है। ये चीज़ है, पैटागोनिया दोनों का पार्ट है, चिली एंड अर्जेंटीना। पैम्पास, पैम्पास जो होता है ग्रासलैंड होता है, आपको पता ही है, ठीक है, वो अर्जेंटीना का ग्रासलैंड है, को याद होना चाहिए। एंड यहीं पर एक जगह होता है आपका अकांकागुआ, ठीक, कहीं ना कहीं यहीं कहीं पर अकांकागुआ है। अकांकागुआ जो है इंडीज की क्या पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये भी वोल्केनो से बना हुआ है, कार्डिलेरा जिसको बोलते हैं ना, जो वोल्केनो जब निकलता है फिर इसके बाद उसका जो टॉप, उसका जो पीक ध्वस्त हो जाता है, तो वहाँ पर वो बनते हैं, लेक वो बनते हैं वैसे। तो वो एक माउंटेन बना है एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। ये मतलब साउथ अमेरिका का ही नहीं, दुनिया की जो है एशिया के बाद दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एशिया में तो ऐसे तो ढेर सारे हैं जो हिमालय में आते हैं, सब कितने 7,000 से ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन ये उसके बाद एशिया के बाद किसी भी दूसरे कॉन्टिनेंट में दूसरा सबसे ऊंचा मतलब पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, माउंट एकांकागुआ। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, एंडीज में पाया जाता है ये। एंड आई थिंक हो गया इसमें चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और कि उसका जो 7,000 किलोमीटर का इसका जो एरिया है ना, इंडीज माउंटेन रेंज का नंबर 1 पे है। आपको बताना है कि नंबर 2 पे दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि हिमालय किस पोजीशन पे आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हिमालय की जो लेंथ है 2400 है, 2400 किलोमीटर, ठीक है, और इसका जो है 7,000 किलोमीटर है। तो हिमालय किस पोजीशन पे आता है। और दूसरी चीज़ ये एकांकागुआ है ना, ये दुनिया के 7 समिट्स, 7 सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं, जो लोग 7 समिट्स को फतह करते हैं ना, उसमें भी आता है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 7 पर्वत श्रृंखलाएँ मतलब 7 कॉन्टिनेंट से, 7 महाद्वीप से। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब एक ऐसा लैब है जहाँ पर जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, स्पेस वाले स्टार्टअप्स हैं, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मॉडलिंग में, ठीक है, और उनके प्रोजेक्ट सिमुलेशन में, ठीक है, उन सारी चीज़ों में ये इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर उनको हेल्प करेगा, उनको मदद करेगा। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब अहमदाबाद में सेटअप किया गया है, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, अहमदाबाद में है ये। तो इसका काम मैंने बता दिया, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनकी मदद करेगा और उनको हेल्प करेगा कि जो उनको इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने मॉडल्स में, ज़्यादा तेज़ी से उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम करके, कम कॉस्ट करके जो है वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ रियलिटी में, ठीक है। इसके लिए क्या क्या करेगा ये इन स्पेस ये करेगा, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगा फॉर मिशन सिमुलेशन, मतलब रियलिटी में बिना देखे वैसे ही सिमुलेशन के थ्रू वो जान पाएंगे उनका मिशन कैसा चल रहा है, मॉडलिंग सही चल रही कि नहीं, विजुअलाइजेशन करवाएगा, ऑप्टिमाइजिंग पेलोड एंड स्पेस क्राफ्ट, ग्राउंड स्टेशन, लॉन्च व्हीकल, एवियोनिक्स, इन सारी चीज़ों के लिए वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगा, सिमुलेशन प्रोवाइड कराएगा, कंप्राइज हाई एंड एनालिसिस, ठीक है, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट कम कराएगा, उनकी स्पीड बेहतर करवाएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट हो सके। तो ये सारी चीज़ें
एंड साथ ही साथ वो फंड भी प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन स्पेस हैड अनाउंस सीड फंड स्कीम ऑफ ₹1 करोड़ फॉर अर्ली स्टेज स्पेस स्टार्टअप्स। तो स्पेस स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी बड़ा हेल्प है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस कुछ इस तरीके से पता चलती हैं, जब इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसी जो नॉन गवर्नमेंटल इंटरप्राइजेज हैं, जो स्पेस ये स्टार्टअप्स हैं, उनको इतनी हेल्प देने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में स्पेस इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन अभी 2% के आसपास है, ठीक है, उसको ये बढ़ा के 10% करना चाहते हैं। स्पेस इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी में 10% हो, इसलिए इतनी बढ़िया छूट, इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं स्पेस स्टार्टअप्स को। ओके, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड्स। आप में से कुछ लोगों को पता होगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर मैं बता देता हूँ। जब किसी सॉलिड मटेरियल पे, मेटल पे, जैसे कि मान लो क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, ठीक है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेस दिया जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब उसको पीटा जाता है। टिप्पी मत मारिएगा, पीटा जाना चाहिए, टिप्पी नहीं, ठीक है। जब पीटा जाता है तो उससे क्या होता है कि जो पहले जो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं तो एक दूसरे को मतलब न्यूट्रली बांधे रहते हैं, पॉजिटिव आयन निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव आयन, ठीक है। लेकिन जब उनको मैकेनिकल स्ट्रेस दिया जाता है, उनको पीटा जाता है, तो उनको जो जो आयंस होते हैं वो सेपरेट हो जाता है, निगेटिव निगेटिव में हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक आयनिक सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है। अब वो सर्कुलेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने से, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ थी ये सॉलिड्स में अब तक प्रूव की गई थी, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉलिड्स में था, लेकिन अब नई खोज जो हुई है वो लिक्विड में भी आई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि लिक्विड में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वो सॉलिड की तुलना में 1/10 भाग ही होगा, अर्थात सॉलिड जो है लिक्विड के पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 10 गुना होता है। लेकिन फिर भी पहले पता था कि नहीं होता लिक्विड में, अब जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लिक्विड में भी देखा गया है, ठीक है। ये न्यूज़ थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी हाल ही में दोस्तों आपको मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में बताया था कि श्रीलंका को आईएमएफ ने एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया है $3 बिलियन का, ठीक है, जिसमें तमाम कंट्री जैसे इंडिया, चाइना एंड जापान, इन लोगों ने अपना एश्योरेंस दिया कि ठीक है आईएमएफ के द्वारा जो है श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दिया जाए। $3 बिलियन का दिया था उन्होंने। तो उसमें क्या है, रानिल विक्रमसिंघे जो उनके प्रेसिडेंट, तो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट को याद करने के लिए कि $3 बिलियन से क्या वो रानी की तरह राज करने लगेंगे, रानिल विक्रमसिंघे। उसी तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल फिलहाल में ये जो यूक्रेन को 15.6 बिलियन डॉलर का लोन दिया है। $15.6 बिलियन का लोन यूक्रेन को दिया आईएमएफ ने, ठीक है। टोटल पैकेज जो तो $115 बिलियन का, उसमें से $15.6 बिलियन डिस्पर्स कर दिया गया, दे दिया गया है, ठीक है। क्यों? ताकि वो उसकी जो युद्ध से प्रभावित इकोनॉमी है, ठीक है, यूक्रेन की, उसको थोड़ा सा सुधारा जा सके, पटरी पर लाया जा सके। ओके, तो बस इसलिए उनको ये लोन दिया जा रहा है। इसकी 1/3 पॉपुलेशन यूक्रेन की ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुकी है, दूसरी जगहों पे जा चुकी है, ठीक है। तो आईएमएफ ये एक्सपेक्ट करता है कि ये जो $15.6 बिलियन का ये लोन दे रहे हैं, उनकी वॉर टॉर्न इकोनॉमी को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने में काफ़ी क्रूशल हेल्प प्रोवाइड करेगा। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आप कह सकते हैं ट्विन, ब्रेटन वुड्स ट्विन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसी समय वर्ल्ड बैंक एंड ब्रेटन वुड, ये आईएमएफ को बनाया गया था 1944 में, ठीक है। ब्रेटन वुड्स एक जगह है अमेरिका में, तो वहाँ पर मीटिंग हुई थी जहाँ पर दोनों संस्थाओं का जन्म हुआ था, इस वजह से उनको ब्रेटन वुड्स ट्विन भी बोलते हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। और इन दोनों के, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो वाशिंगटन डीसी में है। ओके, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड भारतीय एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड भारतीय एयरटेल ने एक पार्टनरशिप की है, जिससे कि वो व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। लॉन्च बैंकिंग सर्विसेज थ्रू व्हाट्सएप फॉर देयर कस्टमर्स, ठीक है। ये एक वन लाइनर न्यूज़ है, आपके उसमें पूछा जा सकता है डेफिनेटली।
स्टेट पीसीएस में। लेकिन जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्या है वो? एक डिवीजन ऑफ इंडिया पोस्ट है, ठीक है। इंडिया पोस्ट के अंतर्गत आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, छोटा सा बैंक है जो खुद, ये जो इंडिया पोस्ट है वो खुद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसका पार्ट है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। ये जो 3-4 इन्फॉर्मेशन इस एक एक करके किसी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यूपीएससी में तो सारे एक साथ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद करना बहुत आसान है। इसमें पोस्ट पेमेंट बैंक है ये, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया पोस्ट का पार्ट होगा। इंडिया पोस्ट ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पार्ट होगा, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आ सकता है, और कोई मिनिस्ट्री ही नहीं है ऐसी जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को होल्ड करें। 2018 में आईपीपीबी को बनाया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, जिसके कि 2022 तक 6 करोड़ कस्टमर्स हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है लाडली बहिना स्कीम। लाडली बहिना स्कीम, इसमें क्या होगा? 33 साल से 33 to 60 ईयर्स ओल्ड जितनी भी वुमेन होंगी वहाँ मध्य प्रदेश में, जो जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम या जो टैक्स नहीं देते होंगी, उन सभी को 1000 रुपीज़ पर मंथ, ओके, 1000 रुपीज़ पर मंथ उन्हें दिया जाएगा। ये जो है इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। लेकिन वही है कि एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो 2.5 लाख से कम आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए और आप टैक्स नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसी बेस पे एक और नेम है जो आप जानना चाहिए, लाडली बेटी स्कीम। लाडली बेटी स्कीम क्या है ना, जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम है, जिसमें बच्चियों को 14 साल तक उनके लिए प्रति माह हर महीने 1000 रुपये उनके अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है। तो लाडली बेटी स्कीम जम्मू एंड कश्मीर की है, उन्हें भी लेकिन 14 साल तक उन्हें दिया जाएगा 1000 रुपये प्रति मंथ। एंड लाडली बहिना स्कीम वो है मध्य प्रदेश की। इसमें 33 से 60 ईयर ओल्ड जितनी भी लेडीज़ होंगी जिनकी की इनकम 2.5 लाख से कम है और जो टैक्स नहीं देती होंगी, उनको 1000 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। ये है निखत जरीन टू रिप्रेजेंट माइनिंग पीएसयू एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। निखत जरीन आपको मतलब परिचय की ज़रूरत नहीं है, जाना पहचाना चेहरा है। बॉक्सिंग में इंडिया को काफ़ी गोल्ड जिता चुकी हैं, ठीक है। बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप अभी हुआ था, उसमें भी ये गोल्ड जीती हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कॉमनवेल्थ में भी इंडिया के लिए बॉक्सिंग में 50 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीत चुकी हैं, ठीक है। तो निखत जरीन को नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा आयरन ओर माइनिंग करने वाली पीएसयू है, ओके। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 अरीना सबलेंका जो कि बेलारूस से हैं। जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हैं, चारों ग्रैंड स्लैम वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जनवरी में खेला गया था, इसमें अरीना सबलेंका जो कि बेलारूस से, उन्होंने हराया एलेना रेबाकीना को जो कि कजाकिस्तान से हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, बेलारूस की ये लड़की है अरीना सबलेंका, इन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन को, ठीक है। कजाकिस्तान अभी जैसे एक हम बता रहे हैं आपको लैंड लॉक्ड कंट्रीज बोलिविया एंड पेरू, ठीक है। अरे वो क्या नाम था, पराग्वे, ठीक है। तो उसी बेस पे कजाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। आपको बताना है कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री जो लैंड लॉक्ड है वो कौन सी है, ओके। अब्दुल फतह एल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, जो कि हमारे रिपब्लिक डे 2023 में चीफ गेस्ट थे। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह एल सीसी इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सी विजिल 2022 है जो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। सी माने समुद्र, समुद्र का एरिया तो कोस्टल एरिया हो जाएगा। विजिल माने विजिलेंस, अर्थात उसके डिफेंस के लिए ये एक्सरसाइज है कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, ओके। सोनजल 2022 यूथ फेस्टिवल इन श्रीनगर, ठीक है। सोनजल का मतलब होता है स्वर्णिम जल, अर्थात जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें जल पर पड़ती हैं आसमान में, ठीक है, तब आप देख सकते हैं इंद्रधनुष उड़ान में, पता नहीं, ठीक है, इंद्रधनुष देख सकते हैं। अर्थात सोनजल का मतलब होता है इंद्रधनुष रेनबो, ठीक है।
ठीक है। रेनबो ये सोनजल जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये उनकी होप, इंस्पिरेशन एंड गुड फॉर्चून का प्रतीक होता है, ठीक है। श्रीनगर की यूथ का, तो उनकी आशा, प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक होता है सोनजल ये फेस्टिवल, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकेम फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 5 वर्ल्ड कप्स। दुनिया के ऑलरेडी ये बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी भी खेलते हैं, ठीक है। वो दुनिया के अकेले ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में स्कोर किया है, ठीक है। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है आपको जानना चाहिए कि करंट टाइम पे जो खेल रहे हैं उसमें से दूसरे नंबर सबसे नंबर 1 पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल के मामले में, दूसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी, ठीक है, अर्जेंटीना के, और तीसरे जो है अपने सुनील छेत्री इंडिया के, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हाईएस्ट गोल स्कोरर जो करंटली प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं गेम जिन्होंने नेशनल लिया है, उसमें सुनील छेत्री इंडिया के तीसरे नंबर पे हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, खास तौर से वो साउथ अमेरिका का जो मैप, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरे इस सेशन को, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। लाइक का मैं तो मानता हूँ कि कंटेंट इतना अच्छा होता है कि आप वैसे तो सिर्फ देखने के चक्कर में या इसमें मदहोश रहें इस वजह से नहीं लाइक करते होंगे, तो वो मैं बस रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। इसको ज़रूर लाइक करें, और जो भी आपको अच्छा या लगा हो उसको कमेंट में मेंशन करें, या जो आपकी और दूसरी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको भी बताएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।